नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आइडियल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपीएससी मतलब यूपीटीयू 2016 का फिजिक्स सेक्शन देखेंगे। ये जो पेपर मैंने लिया हुआ है ये ए कोड का है और पेपर नंबर 1 है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है अ स्मॉल बीड्स ऑफ मास कैपिटल M स्लाइड्स ऑन अ स्मूथ वायर, ओके। उसके बाद कह रहा है दैट इज बेंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, आगे जाके मुड़ जाता है r की रेडियाई में। फिर कह रहा है इट इज रिलीज्ड एट द टॉप ऑफ द सर्कुलर पार्ट ऑफ वायर विथ अ नेग्लिजिबल स्मॉल वेलोसिटी, फाइंड द हाइट h वेयर बीट्स विल रिवर्स द डायरेक्शन। ओके, यहाँ से चला यहाँ आ रहा है तो हाइट निकालना है और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। तो हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे कहाँ पे, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, है ना। तो इस और इस पॉइंट के बीच में जो भी होगा हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, ठीक है। और तो ध्यान से देखिए कैसे आएगा ये। अगर हम माने कि ये सर्कुलर लूप बना रहा होगा तो मैक्सिमम हाइट कितनी कवर कर रहा होगा, ये r और r 2r अप टू पॉइंट A, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, 2r हो गई। इसका मतलब mg2r और प्लस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे स्टॉप हो गया तो 0 हो गई। और इनिशियली कितनी हाइट पे था, mgh पर था, तो वहाँ से एनर्जी हमारी mgh आ गई और वेलोसिटी वहाँ पर भी 0 थी, है ना। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये तो ख़त्म 0, ये भी 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, h इक्वल्स टू 2r, है ना। तो h इक्वल्स टू 2r मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टू पर्सन A एंड B स्टार्ट फ्रॉम द सेम लोकेशन एंड वॉक अराउंड अ स्क्वायर, ओके। स्टार्ट फ्रॉम अ सेम लोकेशन एंड वॉक अराउंड द स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन विथ कांस्टेंट स्पीड, ओके। अपोजिट डायरेक्शन जा रहा था। स्क्वायर हैज द साइड, ये 60 मीटर का साइड है। स्पीड ऑफ A एंड B आर समथिंग एंड समथिंग, ओके। तो कह रहा है कि when will they meet first time, पहली बार किस समय पे मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे कि किस उस समय में जब ये मिलेंगे उस समय में टोटल डिस्टेंस dn कितनी कैलकुलेट करें। तो dn का जो फॉर्मूला होता है हम उस पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, 4 है और 2 है। तो आप कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा इसके द्वारा, 4t अगर t समय में मिलेंगे तो, और यहाँ से 2t। टोटल डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो उसका 4 लेंथ कवर कर चुके होंगे, है ना। तो 4 लेंथ कवर कर लिए होंगे तो 4 गुणे 60। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60, सॉरी t की वैल्यू आएगी 40 सेकेंड, ओके। तो डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टायर ऑफ रेडियस r रोल्स ऑन ए फ्लैट सरफेस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ समथिंग एंड वेलोसिटी ऑफ v, ओके, एज शोन इन द डायग्राम। इसमें बोल रहा है इफ v इज ग्रेटर देन ओमेगा r, ठीक है। और हम क्या जानते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा r, लेकिन यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी से ज़्यादा है, एंगुलर वेलोसिटी टाइम्स r से ज़्यादा है। इन विच डायरेक्शन डज द फ्रिक्शन फ्रॉम टायर एक्ट ऑन द रोड, किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, है ना। तो जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ से जनरेट हुए लीनियर मोमेंटम से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये किस तरफ मूव करेंगे, जिस तरफ हमारा मेन वेक्टर डायरेक्टेड है। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्यों ये सही हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ व्हील हैज़ वेलोसिटी टुवर्ड लेफ्ट, ओके। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है तो यहाँ से हमको देख पा रहे हैं कि सारे पार्टिकल के अलाइनमेंट किस तरफ है, लेफ्ट साइड में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m हैज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ समथिंग वेयर a and b are the positive constant at origin x is equal to 0. It has initial velocity v naught it performs SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है वहाँ पे। फिर कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स ऑन, किस पर निर्भर करेगा, ओके।
तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी, है ना। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा और ये आएगा आपका -2bx, है ना। तो f की वैल्यू इतनी आ गई, तो यहाँ से क्या पता चला, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √2b/m, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे कि ओमेगा किस पे डिपेंड कर रहा है, b और m पर, तो इसका मतलब b और m दोनों पर, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द पोस्टुलेट ऑन विच द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज डिराइव्ड इज, तो किस पर ये निर्भर करता है, ये तो डिपेंड करता है E = h पर, तो इसका मतलब सीधे सीधे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओके। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो इसमें कह रहा है लेयर ऑफ ऑयल विथ डेंसिटी 724 kg/m² फ्लोट्स ऑन वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 kg/m³। अ ब्लॉक फ्लोट्स, ये फ्लोट कर जाता है एट द ऑयल वाटर इंटरफेस, ऑयल वाटर इंटरफेस पे यहाँ पर ये फ्लोट कर जाता है विथ 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम इन द ऑयल एंड 5/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम इन द वाटर, मतलब 5वां हिस्सा अंदर है, 1 हिस्सा ऊपर है। तो कह रहा है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक, तो डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, बर्नौली प्रिंसिपल लगाइए इस पॉइंट पर। तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका V ρg = V/6, और कितनी है यहाँ पर डेंसिटी 724 × g और प्लस 5/V/6, और कितनी डेंसिटी इसकी 1000 × g, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो रो की वैल्यू आएगी 954 kg/m³। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, दोनों एंड्स पे फिक्स है, हैज अ स्टैंडिंग वेव मोड फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट नोड्स इज 18 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ से ही हम लिख सकते हैं कि जो हमारी टोटल लेंथ है वो होगी n × 18, है ना। तो फिर इसमें क्या कह रहा है, फॉर द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव स्टैंडिंग वेव द मोड डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट नोड इज इक्वल टू इतना, एडजेसेंट नोड की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा अगला वैल्यू कहाँ पे ट्राई करेगा, ये होगा n + 1 × 16 इज इक्वल टू l हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो होगा n = 8 और l = 144। ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करना, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो है वैल्यू आएगा इतना और इतना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कह रहा है अ वायर लूप दैट इनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 20 cm² हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm. The loop is being placed in a magnetic field of 2.4 Tesla. With its plane perpendicular to the field, मतलब जो प्लेन है उसकी परपेंडिकुलर है फील्ड के, ठीक है। तो यहाँ से ही हमारा पता चल जाएगा कि एंगल कितना है, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द लूप इज सडनली रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड, व्हाट इज द चार्ज या हाउ मच चार्ज फ्लोज पास्ट अ गिवन पॉइंट इन द वायर। चार्ज निकालना है, तो जब भी चार्ज निकालना रहेगा ना तो हमेशा याद रखना चार्ज का फॉर्मूला होता है निकालने का कि φ/r, फ्लक्स कैलकुलेट करो, r कैलकुलेट करो। और फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, B/B.A से एंगल यहाँ पे क्या पुट करोगे, उसके हिसाब से 90 है तो मेन प्लेन के हिसाब से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये BA, ठीक है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो B.A करना, तो B.A करो यहाँ पे, तो B.A मतलब B.A का मतलब BA cos थीटा, cos की 0 थीटा की वैल्यू 0, और यहाँ पर R और B और A की वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4.8 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, ठीक है। ओहो, मैंने लगता है इसके ऊपर लिख दिया, सॉरी। तो इसके ऊपर लिख दिया है मैंने, इसको आप एडजस्ट कर लेना। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ऑफ साइड ए, सबकी साइड ए हैज अ चार्ज q 3q and -q, okay, arrange in a vertices as shown in the figure, find the electric potential at a point p midway between the line connected plus q and -q। यहाँ पर आपको पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालेंगे पोटेंशियल? तो इसके 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 तीनों के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि एडिटिव इन नेचर होता है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालो, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर लगाओ, के क्यू। अब देखो यहाँ पर ये जो है आइसोसेलेस है, तो यहाँ पर 45 बनेगा और यहाँ पर 45 बनेगा, है ना। और यहाँ पर अगर आप लगाओगे तो ये हो जाएगा a साइन 45, ठीक है। और यहाँ पर कितना बनेगा, प्लस के माइनस क्यू a साइन 45, और एक क्या बनेगा, के 3q डिवाइडेड बाई a cos 45। कुछ लोग बोलते होंगे सर थोड़ा साफ से सॉल्व कर लिया करो। अरे साफ से सॉल्व करके मैं करूँगा क्या, पेपर में तो आपको ऐसे ही मिलेगा सॉल्व करने को। तो रफ प्रयास करा करो कि आप छोटे छोटे चीज़ों में आप लिख करके कैलकुलेट करना सीख लो, है ना। बहुत काम में आएगा, आपके कंसेप्ट मजबूत होने चाहिए, बल्कि आपको इतना जगह मिलेगा तब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि कितना इलाबोरेट करके कोई सॉल्व कर रहा है, यहाँ ये देखना है कितना कम समय में कितना तगड़ा उत्तर आप निकाल दे रहे हो, है। तो इस चीज़ का प्रैक्टिस कर लो, आपके पास अभी भी टाइम है। अब इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1/√2 आ जाएगा, ये 1/√2 आ जाएगा, और इससे ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो केवल ये बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 3q, और यहाँ पे आएगा a 1/√2। तो ये इसका आंसर आने वाला है 3q/2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है शोन बिलो इज अ ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज फॉर अ डायोड। मतलब डायोड के लिए वी वर्सेस आई का ग्राफ प्लॉट करके दिया हुआ है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड फॉर द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ -1.5। -1.5 के लिए देखिए क्या हाल चाल है इसका। -1.5 के लिए अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव वोल्टेज आप देंगे जब आप डायोड में नेगेटिव वोल्टेज फ्लो कराएंगे। देखिए अगर आप डायोड इस तरीके से समझते हैं, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज कराएंगे तो क्या होने वाला है अभी देखिए, तो यहाँ पर ये कंडक्ट ही नहीं करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं नेगेटिव वोल्टेज, जैसे यहाँ पे इसका P है और ये N है और नेगेटिव कर दिया मैंने, तो यहाँ पर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, मतलब इसको मैं क्या कर दिया, यहाँ पे मैं इसको रिवर्स बायस कर दिया। तो रिवर्स बायस करने के बाद क्या होगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा क्योंकि ये कंडक्ट करेगा ही नहीं। तो जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज जो है कितना होगा, कितना बोल सकते हैं इसके अक्रॉस में रेजिस्टेंस जो है हमारा इन्फिनाइट हो जाएगा। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अ साउंड वेव इज जनरेटेड बाय द हॉल ऑफ अ वॉल्व in a night, how would we describe the motion of the particle air molecule near the ground a mile away from the wall on the average। ये देखिए आपका IQ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। i.e. ignoring the random wandering of gas molecule। ओके एक बार और पढ़ लेते हैं, समझ में नहीं आया। a sound wave is generated by the hall of a valve, ठीक है, in night, how would we describe the motion of the particular air molecule near the ground, ठीक है। फिर कह रहा है a mile away from the valve on the average, ये हमको बताना है। यहाँ पर that is ignoring the random wandering of gas molecule। तो इसका क्या सही होगा, इसका जो सही होगा वो होगा it moves up and down in the oscillation fashion, it moves away from the it moves back and forth, it moves in the horizontal circle। सबसे सटीक आंसर हो गया होगा कि वो बैक और फोर्थ ऑसिलेटिंग होगा, है ना, टुवर्ड्स द वॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बराबर पे देखते हैं क्या हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द लोवेस्ट रेजिस्टिविटी। लोवेस्ट रेजिस्टिविटी मतलब सिल्वर। अगला चलते हैं, एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस लिक्विड फ्लोज स्टेडीली थ्रू अ cylindrical pipe which has a radius of 2r at a point A and radius r at a point B farther along the flow direction. If the velocity of fluid at a point A is v, its velocity at the point B is v, would be what। तो
तो बी पर हमको वेलोसिटी निकालना है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पकड़ने के बाद ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये मास कंटिन्यूएशन का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। तो आप a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2 लगाओगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, पाई 2r स्क्वायर, क्योंकि रेडियस यहाँ पर इतनी है, और v इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर va, है ना। फिर यहाँ से आपको क्या मिलेगा, va इज इक्वल्स टू 4v। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कैसे समझ में आएगा ये, इसके लिए आपको इसका डायग्राम बनाना होगा। कुछ तो आप अपने से करिए, और जो लोग एज्यूम कर ले रहे होंगे, पिक्चर दिमाग में लगा रहे होंगे, उनको ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रयास हार्ड करिए, वर्क हार्ड। चलते हैं 14वें पे। कह रहा है इन अ रूम वेयर द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बॉडी कूल्स फ्रॉम इतना टू इतना, ठीक है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है 4 मिनट में। द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कूल फ्रॉम इतना टू इतना वुड बी वॉट। तो इतना से इतना के लिए हमको कितना जो है वो करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगाएंगे। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को हम समझ लेते हैं। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से हमारे पास क्या रिलेशन है भाई, हमारे पास जो रिलेशन है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्चुअली थीटा ए बी माइनस थीटा नॉट। तो यहाँ पर कितना चाहिए हमको, यहाँ पर हमें चाहिए, यहाँ पर जो हमें चाहिए वो चाहिए 59 से, यहाँ मतलब हमको चाहिए माइनस ऑफ 59 से 61 डिवाइड बाई 4 बराबर के, और 61 प्लस 59 डिवाइड बाई 2, एवरेज निकाल लिया 30। इसको सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू यहाँ से 1/60 आएगी। फिर क्या करोगे, फिर रिक्वायर्ड टेम्परेचर के लिए आप देख लोगे, चेंज कर लोगे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, आप आएगा 49 51, क्योंकि इतना से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और डिवाइड बाई टी। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर यही बार फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अब के की वैल्यू पता हो गई ना, रख के टी की वैल्यू निकाल लूँगा। तो 51 प्लस 49 डिवाइड बाई 2 माइनस 30, ओके। और टी की वैल्यू यहाँ सॉल्व करोगे तो 6 आने वाली है। इसका आंसर आने वाला है 6 मिनट, दैट इज बी, ठीक। चलते हैं आगे। इसमें कह रहा स्टूडेंट 9 वोल्ट 7.5 वॉट पोर्टेबल रेडियो वॉज लेफ्ट ऑन फ्रॉम इतना PM अंटिल इतना AM, ठीक है। तो कह रहा है हाउ मच चार्ज पास थ्रू द वायर, ठीक है। कैसे निकालोगे भाई चार्ज, तो वोल्टेज है हमारे पास और हमारे पास पावर है, तो करंट निकाल लेते हैं पहले। तो करंट हमारा कितना हो जाएगा, P डिवाइड बाई V, दैट इज 7.5 डिवाइड बाई 9, और यहाँ से हमको करंट आ गया तो चार्ज निकल जाएगा IT। तो 7.5 बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, ओके, 3600 हो गया ना। अब चलते हैं, ये 6 कहाँ से आया, गैप देख लो। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 18,000 कूलम, तो दैट इज सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कंडक्टिंग व्हील रिम इज इन विच देयर आर 3 कंडक्टिंग रॉड्स ऑफ ईच ऑफ लेंथ L is rotating with a constant angular velocity omega in a uniform magnetic field B. Okay, the induced potential difference between its center and the rim will be what? Okay, सेंटर से रिम की पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करनी है। कैसे निकालोगे भाई इसको, तो आपको पता होना चाहिए कि जो EMF डेवलप होगा पहले वो निकालना पड़ेगा, है ना। तो EMF ही निकालना है एक्चुअली। तो EMF का मतलब क्या होता है, d फाई बाई dt। तो d फाई की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, b डॉट a, और टाइम, यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका पाई l स्क्वायर डिवाइड बाई टाइम, और फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि 1 बाई टाइम होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा ये b पाई l स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई न्यू, और हम उसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे तो कितना आएगा, तोड़ेंगे तो b पाई l मल्टीप्लाई बाई ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई, है ना। इसको सॉल्व करो, इसको कट जाएगा, ये l स्क्वायर है। तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा आई थिंक b l स्क्वायर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट, ओके।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है 17वां। इसमें कह रहा है इमेजिनरी क्लोज स्फेरिकल सरफेस एस ऑफ रेडियस आर इज centered on the origin. A positive charge plus q is originally at the origin and electric flux throughout the surface is phi e. The three additional charges are now added. 3 और लगा दिए, इतना एट ये, इतना एट ये और इतना एट ये, ठीक है। द फ्लक्स बोल रहा है, फ्लक्स निकालना है आपका थ्रू द एस। तो फ्लक्स कैलकुलेट करोगे, फ्लक्स कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो फ्लक्स का मतलब कितना हो गया, q बाई एप्सिलॉन हो गया, ये तो कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो q बाई एप्सिलॉन, q बाई एप्सिलॉन का मतलब हो गया कि फाई बराबर हो गया q प्लस -3 प्लस ये डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा ये 3 फाई, है ना। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू फाई है, 3 फाई, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 3 फाई, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एन 1800 वॉट टोस्टर एंड 1.3 kW मतलब किलोवाट इलेक्ट्रिक फैन एंड 100 वॉट लैम्प आर प्लग्ड इन ऑन द सेम 120 वोल्ट सर्किट, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ टोटल करंट थ्रू आउट द सर्किट। टोटल करंट निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे भाई, पूरे पावर को आप ऐड कर लो, कितना आएगा 1800 तो उसमें लग गया और उसमें 1300 लग गया और इसमें कितना आ गया 100 आ गया। इसको जोड़ोगे और ये बराबर हो जाएगा आई वी के, आई वी 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 कितना है 120 है, यहाँ से करंट आ जाएगा 26.67, दैट इज लगभग बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स इन द सेम प्लेन इंटरसेक्ट टू फॉर्म अ स्क्वायर 40 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड ऑफ अ शोन इन द फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट आई सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज सेंटर इन द जीरो। तो जीरो बनानी है मैग्नेटिक फील्ड को, तो क्या करेंगे भाई, पूरी मैग्नेटिक फील्ड को सम अप करके जीरो के बराबर कर देना है। तो बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, और ये किसके बराबर होगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 0.1 एंड देन -20 और प्लस आई और प्लस 8 और प्लस 10, है ना। ये पूरा बराबर जीरो हो जाएगी। सॉल्व कर लेना इसको, तो आपका आई की वैल्यू आ जाएगा 2, आई का वैल्यू 2, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कह रहा है इफ द करंट इन द टोरॉइडल सोलेनॉइड इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 to 6 in 3 microseconds, self inductance of the toroidal solenoid is 40 microhenry, magnitude of the self induced EMF is what। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, सेम है, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, दैट इज एल डी आई बाई डी टी कर लेना बाद में। और यहाँ पर एल की वैल्यू दिया हुआ है 40 10⁻⁻6 और करंट का कितना चेंज हो रहा है 6 से 0, तो 6 - 0 डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है भाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। सॉल्व कर लेगा ना तो आएगा आपका 80 वोल्ट, तो ये सी आएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बता दूं आपको कि 6 - 0 लिखा है डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। तो अगले से अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं साफ पेपर पे कर लूँगा, इसमें एडजस्ट कर लो, छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। एन इलेक्ट्रॉन इज एट ग्राउंड स्टेट ऑफ द एच एटम, फिर कह रहा है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द एच एटम इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो इसमें तो सिंपल है, एनर्जी का डिफरेंस कर लेना 3rd से 1 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1.5 -13.6। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 12.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कह रहा है पार्टिकल एंटर यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रीजन विद इट्स इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू द फील्ड डायरेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इट्स वेलोसिटी इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसमें पढ़ना पड़ेगा ना, देयर इज चेंज ओनली इन मैग्नीट्यूड, देयर इज चेंज ओनली इन डायरेक्शन, देयर इज चेंज ओनली इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देयर इज नो चेंज। तो सबसे सही इसका ऑप्शन होगा डी, दैट इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं होने वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। इसमें कह रहा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्डर विल बी व्हाट। तो ये आपको याद होनी चाहिए ये शिफ्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाता है, 10⁻⁵ नेगेटिव ऑर्डर में, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैग्नीट्यूड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इज E एंड काइनेटिक एनर्जी इज K, द रेशियो ऑफ E/K इज व्हाट? ओके, कैसे निकालोगे भाई? इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी रिक्वायर होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो इसको करेंगे हम लोग कॉपी पर। तो देखिए इसको कैसे कर रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ mv² और हाफ m, यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर दो, gm/r होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? सॉल्व करोगे तो 1/2 mg कैपिटल M r आ जाएगा। और u की वैल्यू कितनी होती है भाई? -mgm/r। अब e की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पूरा जोड़ दो, e + u। तो यहाँ से अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? mgm/2r और -mgm/r। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? -mgm/2r, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इन दोनों का रेशियो निकाला तो -1 तो है ही नहीं, तो ये आपका यही सही होगा फर्स्ट, है ना। तो +1 की वैल्यू सही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कह रहा है फिगर शोज द टोटल एक्सेलरेशन a = 32 मीटर/सेकंड स्क्वायर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल मूविंग क्लॉकवाइज इन द सर्कल ऑफ रेडियस r = 1 मीटर। व्हाट आर द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एंड स्पीड v ऑफ द पार्टिकल एट द गिवन इंस्टेंट? ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? पहले प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आपका जो होगा वो हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, तो 32 cos 60। इसको सॉल्व करोगे तो 16 मीटर/सेकंड आएगा। और इसको आप सॉल्व करके v² r के बराबर कर लोगे, तो r की वैल्यू 1 दी हुई है, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो v² मतलब इसका 16 का अंडर रूट, तो 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो बी होगा, 16 और 4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ फोर्स F = 75 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ऑफ अ मास 5 kg along the fixed smooth incline as shown in the figure. Okay, there सबसे सरल क्वेश्चन ऐसा ही होता है। Here gravitational acceleration g is equals to 10 मीटर/सेकंड। Acceleration of the block is what? Acceleration निकालना है। कैसे निकालोगे भाई इसका? अपवर्ड जा रहा है, इतना तो दिख रहा है। चलो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75 माइनस, इसको कंपोनेंटाइज करो, ये हो जाएगा 5g और इसका साइन कंपोनेंट ले लो, साइन 30, है ना। साइन कंपोनेंट ले लिया, डिवाइड बाई 5, है ना, मास। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 75 माइनस 25 डिवाइड बाई 5, तो ये लगभग 10 आ गया ना। तो 10 मीटर/सेकंड, दैट इज 10 मीटर/सेकंड अपवर्ड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो इसमें बोल रहा है कि 3 kg ऑब्जेक्ट हैज अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ समथिंग, वेक्टोरियल वेलोसिटी दिया हुआ है ना। द टोटल वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इफ द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, कैसे निकालोगे इसको? इसको निकालने का सरल तरीका ये है कि सबसे पहले आप वर्क डन निकालने का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना। फाइनली कितना हो रहा है भाई? फाइनली इतना हो रहा है और इनिशियली इतना था, है ना। इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो कितना आएगा? तो ये हो जाएगा आपका √64 प्लस ये हो जाएगा 16, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 64 + 16 और -1/2 3 और वो हो जाएगा 36 + 4। इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना तो आपका 60 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है हीट इंजन एब्जॉर्ब 360 जूल ऑफ एनर्जी बाय हीट एंड परफॉर्म 25 जूल ऑफ वर्क इन ईच साइकिल। द एनर्जी एक्सपेल्ड टू द कोल्ड रिजर्वायर इन ईच साइकिल वुड बी व्हाट? तो कितना है भैया इसमें? 360 तो बाहर निकल जा रहा है और रिसीवर पे देख लेते हैं हम, तो ये आएगा 25। ये किसके बराबर होगा? 25 के बराबर होगा ना। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से क्यू आर की वैल्यू आ गई 3350, है ना। तो ये हमारा रिजर्वायर पे हमको कितनी एक्सपेल्शन मिलेगी? ये निकल गया, मतलब कितना एक्सपेल्ड आउट एनर्जी है। ठीक है, ये निकल गया आपका। और इसका जो ऑप्शन है वो सी सही है।
चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कह रहा है 3 नॉन कंडक्टिव लार्ज पैरेलल प्लेट्स हैविंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस 2 सिग्मा एंड 4 सिग्मा रिस्पेक्टिवली शोन इन द फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी। ओके, इस पॉइंट पर निकालना है, चलो निकाल लेते हैं। तो बारी बारी से निकाल के सब ऐड कर दो। ये 2 एप्सिलॉन हो जाएगा इसके द्वारा, और इसके द्वारा कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन, है ना, ये सिग्मा है एप्सिलॉन है, ठीक है। और फिर इसके द्वारा कितना हो जाएगा 4 एप्सिलॉन, यहाँ लिख देता हूँ ताकि साफ दिखाई दे, 4 एप्सिलॉन 2 सिग्मा। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से -1 सिग्मा जनरेट होगा, यहाँ से ये तो 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पर। A battery of constant voltage is available. How to adjust the system of 3 identical capacitor to get a highest electrostatic energy with the given battery? Okay, तो इसमें क्या होगा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर होगा सी, तीनों पैरेलल में लगे होने चाहिए, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ये है 5 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ये तो हमको लगता है बच्चे निकाल लेंगे ना, है कि नहीं है। किसका कंसेप्ट है यहाँ पर, ये बैलेंस स्टोन है, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है ना। तो यहाँ से कोई करंट जाएगी नहीं जाएगी, तो इसका मतलब आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, ये पूरी लेंथ के पैरेलल हो गई, ठीक है। तो ये और ये सीरीज में है, और पूरी ये ब्रांच ये पूरे ब्रांच के पैरेलल में है। तो इसका मतलब कितना हो गया 4 + 6 और 8 + 12 डिवाइड बाई 4 + 6 + 8 + 12। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 20/3। इसमें कोई करंट नहीं जा रही है, ठीक है, इस वजह से इसको हटा दिया है, और ये डायरेक्ट सीरीज में हो जाएगा, ये डायरेक्ट सीरीज में, और इसके अक्रॉस में ये दोनों पैरेलल। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सही करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रे, गामा रे एंड द विजिबल रे लाइट वेव्स रे आर ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, देन। तो क्या सही होगा भाई, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि जो ए होगा वो लेस देन होगा बी के, और जो बी होगा वो ग्रेटर देन सी के होगा, है ना। चलता है नेक्स्ट पर। एन इक्वी कॉन्वेक्स यानी बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज़, इसको याद रखो, इक्वी कॉन्वेक्स बोलेगा बाई कॉन्वेक्स बोलेगा, बातें की होती है। फोकल लेंथ उसकी हाफ दिया हुआ, इट इज कट इनटू द 3 पार्ट्स, ठीक है, 3 पार्ट में काट दिया। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कट पार्ट 1, कट पार्ट 1 की वैल्यू का फोकल लेंथ निकालना है। लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ भाई, 1/f बराबर μ-1, और ये हो जाएगा आपका कितना 1/r, और यहाँ से नेगेटिवली 1/-r हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो 1 यहाँ पर जो है 1/f1 के लिए चाहिए हमको, तो μ-1, और एक एंड जो है इन्फिनिटी भी जा रहा होगा r का, तो r - 1/∞, है ना। फिर हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमको क्या आएगा, f1 की वैल्यू आएगी 2f, इसको सॉल्व कर लेना है, दोनों इक्वेशन को अरेंज कर लेना, तो f1 की वैल्यू आएगी 2f। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अ सेल हैज़ टर्मिनल वोल्टेज 2 वोल्ट इन ओपन सर्किट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल इज 2 ohm. If 4 ampere of current is flowing between P and Q in the circuit and the potential difference between P and Q is, हमको यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, हमको करंट दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, तो क्या है निकालना है हमको वोल्टेज। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट चुप मार के ऐड कर लेंगे पहले, और यहाँ पर हमको 4 ओम का दिया हुआ है, और इसको क्या करेंगे हम 4 और प्लस सेल का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 2, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, क्योंकि इतना एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है। ये हो जाएगा आपको कितना 26 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलता है नेक्स्ट पर। कह रहा है प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल बोथ आर एक्सेलरेटेड टू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ इज, बहुत सबसे सरल क्वेश्चन है दुनिया भर का। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा इज इक्वल टू h/p और h/√2m/ke, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा h/√2m/qv। ये फ्री के क्वेश्चन मार्क देते हैं, इसको कभी नहीं छोड़ के आना ज़िंदगी में। लैम्डा 1/λ2, खैर सब अगर कंपटीशन निकालना है तो कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका m2q2 डिवाइड बाई √m1q1। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4
खाली वैल्यू पुट करना है मास ऑफ प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन का इतना टाइम्स हो गया और ये हो गया आपका ऐसे, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन का 4 होता है, इसलिए यहाँ पे 4 MP रख दिया। इसको सॉल्व कर लेना तो 2√2 आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है 2 बॉल ऑफ मास m and 4m आर कनेक्टेड बाय ए रॉड ऑफ लेंथ l, द मास ऑफ द रॉड इज स्मॉल एंड कैन बी रिटर्न टू 0। ये बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। द साइज ऑफ द बॉल कैन आल्सो बी मैग्नेट है, ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। और इसमें कह रहा है कि वी ऑल्सो एज्यूम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज हिंज्ड बट द रॉड कैन रोटेट अबाउट इट्स सेंटर, ठीक है भाई, in the vertical plane without the friction. What is the gravity induced angular acceleration of the rod? ये निकालना है हमें, ठीक है। तो कैसे निकालोगे भाई, इसमें कह रहा है, ठीक है, कैसे निकालोगे भाई इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये पड़ेगा कि आप इसकी जो है इनर्शिया निकाल लो एट द पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 4m L/2 होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा ml/2 होल स्क्वायर, है ना। मतलब क्या हुआ, हाफ लेंथ ले लिया है और यहाँ से भी हाफ लेंथ लिया, मास ऑफ ये लेके कर लिया, फिर क्या कर दिया, इसको टोटल निकाल लिया 5/4 ml²। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है समझ में सबको आना चाहिए ना। इस पे लेकर के हमने पॉइंट पर निकाल लिया है ये, और इसको कंसिडर करके मेन पॉइंट पे हमने वो निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से अगर हम टाउ की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, टाउ की वैल्यू हो जाएगी 4mg L/2 और इस एंगल पे अगर हम साइन कंपोनेंट लें तो साइन थीटा हो जाएगा और माइनस mg L/2 साइन थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, mg 3L/2 साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका टाउ का वैल्यू कितना आया, आई अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू कितना आया, टाउ/r। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 6g/5l और साइन थीटा, है ना, अरेंज कर लेना, आ जाएगा। तो आपका आंसर इसमें होगा ए वाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कह रहा है कि अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4i + 5j, और ये सब तो पता है, फालतू चीज़ का लिखा हुआ है। फिर कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल जस्ट बिफोर इट हिट द ग्राउंड, ठीक है। ये पंचलत्ती को ध्यान देना। तो कितना आएगा भाई, ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा से कांस्टेंट रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका अगर आप साइन चेंज देखेंगे तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो ग्राउंड में टच होने वाला है। तो हॉरिजॉन्टल को सेम रखो और जो वर्टिकल है उसको नेगेटिव डायरेक्शन में कर लो। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या सही होगा भाई, सी। चलता है नेक्स्ट पर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर in the measurement of the time period of a simple pendulum if the maximum error in the measurement of length L and the gravity acceleration ये is ये and ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, t इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, t इज इक्वल्स टू 2π√L/g होता है। तो यहाँ से अगर हम एरर इन t डिवाइड बाई t इज इक्वल्स टू ΔL/2g, है ना, फिर ΔG/2g, ठीक है। सॉल्व करोगे तो परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, परसेंटेज एरर होगा 3/2 + 7/2 और डिवाइड बाई, मतलब परसेंटेज एरर ये इतना हो गया, ये आ जाएगा आपका 5%, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ गैस अंडरगो द साइक्लिक प्रोसेस शोन इन द फिगर, द साइकिल इज रिपीटेड 100 टाइम्स पर मिनट, ओके। फिर बोल रहे पावर बताइए कि कितना जनरेट हुआ। तो कितना पावर जनरेट हुआ ये हम कैसे निकाल पाएंगे, वर्क डन पर साइकिल निकालेंगे पहले। तो कितना हो जाएगा 1/2 और 30 जा रहा है 10 से, तो 30 - 10 और यहाँ पे कितना जा रहा है, यहाँ से यहाँ, तो इसका मतलब 8 - 2, तो ये आ जाएगा 60 जूल। तो कितना आ जाएगा टोटल पावर, P इज इक्वल्स टू 60 × 100 डिवाइड बाई 60। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 100 वाट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 चार्जेस lie on the frictionless horizontal surface at the vertices of an equilateral triangle as shown in the figure. 2 charge x and y are fixed, whereas third charge z is released. Which path will the charge z take upon release? तो
पोजीशन ऑफ एक्स एंड वाई आर गिवन और जेड बताया हुआ है यहाँ पर है। अगर इसको रिलीज करेंगे तो कौन सा पैथ फॉलो करेगा, तो पैथ कौन सा फॉलो करेगा भाई, इसको समझने के लिए देखिए, ये है प्लस क्यू चार्ज और ये है माइनस क्यू चार्ज। पॉजिटिव कहाँ अट्रैक्ट करेगा, प्लस क्यू में कि माइनस क्यू में, तो सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलते हैं 41 पर। इसमें कह रहा है देयर आर टू वेव्स हैविंग द वेवलेंथ 100 सेंटीमीटर 101 सेंटीमीटर एंड सेम वेलोसिटी 303 मीटर पर सेकंड, द बीट फ्रीक्वेंसी इज व्हाट। बीट फ्रीक्वेंसी आपको निकालने के लिए बोल रहा है, तो बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये गैप निकालना पड़ेगा v1 माइनस v2 का। तो v1 कितना है, v1 हो जाएगा आपका 303। ठीक है, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाय 100 माइनस 303 डिवाइड बाई सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 11101। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 303 और ये हो जाएगा 300। तो कितने का डिफरेंस आया, 3 हर्ट्ज का। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टू पोलराइड ए एंड बी आर प्लेस्ड विथ देयर पोलराइड एक्सिस 30 डिग्री टू ईच अदर एंड shown in the figure, as shown in the figure, a plane polarized light passes through the polaroid A and after passing through it intensity of the light becomes I naught. What is the intensity of the final transmitted light after passing through the polaroid B? तो B से पास होने के बाद इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी भाई, इसकी इंटेंसिटी जो है सबसे पहले इसको निकालते हैं ऐसे। देखिए, जब इंटेंसिटी इससे पास होगी तो कॉस कंपोनेंट स्क्वायर वाला टर्म बचेगा, तो आई नॉट कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री एक्सियल पोजीशन है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.75 आई नॉट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में बोल रहा है लेजर लाइट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें, लेजर लाइट इज हाईली कोहेरेंट, बी इज करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। क्या रहा है, पार्टिकल इज मूविंग इन द ट्रांसलेटरी मोशन इफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेज बाई इतना एंड काइनेटिक एनर्जी, उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कितने से इंक्रीज करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक फॉर्मूला होता है, बचपन से पढ़ते आए होगे, p²/2m, है ना। तो आप इसको लिखोगे क्या, 0.9 p हो गया, है ना, 10% से घट गया, तो डिवाइड बाई 2m, तो ये क्या हो गया 0.81 p²/2m। ठीक है, और ये एक्चुअली क्या है, ये पुराना वाला है, तो ये हो गया आपका 19% घट गया। ठीक है, तो आपका वैल्यू आएगा 19% घट गया, मतलब बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉल स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द सिंपल माइक्रोस्कोपिक। सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में कौन सी बात गलत है, तो इसमें मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यही बात गलत है। ठीक है, तो क्या सारी बात सही है, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, ये सब सही है और ये गलत है। ठीक है ना, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज एस, then work done is increasing the radius of soap bubble from R to 3R at the given temperature will be, इस समय में टेम्परेचर कितना होगा ये निकालना है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज एस, वर्क डन इज इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ सोप बबल फ्रॉम R to 3R। अच्छा, R से 3R इंक्रीज करने पर वर्क डन कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, ठीक। तो वर्क डन का फॉर्मूला लगा लो यहाँ पर। देखो, वर्क डन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, S मल्टीप्लाई बाई कितना चेंज हुआ भाई, ये चेंज हुआ है 3R² से माइनस किया है R² वाला टर्म। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 64 पाई SR²। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। चलते हैं अगले पर। अगले में कह रहा है सपोज यू ड्राइव टू दिल्ली दैट इज 200 किलोमीटर एट 400 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट 200 किलोमीटर पर आवर,
व्हाट इज़ योर एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई, 200 + 200, और टोटल टाइम कितना हो गया, जाने में कितना लगा था, 200 / 400, और आने में 200 / 200 कितना हो गया ये, 800 / 3, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसको करेंगे तो 267 अप्रॉक्स आएगा km/h। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लेस देन 300 km/h। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिस्टम अंडरगो अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस और एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या होनी चाहिए भाई, हमेशा कांस्टेंट रहेगी उस कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स शोन हियर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल इज नॉट ट्रू, कौन सा सत्य नहीं है। इसका तरीका मैंने पहले ही बताया है, चाहे तो आप पूरा सर्किट सॉल्व कर लिया करिए। जैसे यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर ए एंड बी आ रहा है, यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है ए ज़ोर ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पर भी आप रख करके चेक कर सकते हो। और एक क्या तरीका है, फटाफट इनपुट रखो और आउटपुट चेक कर लो। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर जो है ट्रूथ टेबल का पार्ट नहीं होगा वो भी चेक कर लोगे। तो ये एक सरल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को कभी छोड़ के नहीं आना चाहिए। यहाँ पर कुछ नहीं करना रहता है, यहाँ तक का आपको वाई नेट निकाल लेना है कि कितना एक्सप्रेशन आ रहा है। जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन इतना आ रहा है ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये = सी है, तो अब हम बारी बारी से या तो ए की और बी की और सी की, ए और बी की वैल्यू रखें और सी की वैल्यू चेक कर लें, या तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से रखते जाएं और डायरेक्ट निकालते जाएं। ठीक है, तो हम लोग रख के चेक कर लेंगे। जब आप रखेंगे तो आपका आएगा आंसर सी सही है। कैसे आंसर सी सही है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा, अगर ए की वैल्यू 0 रखोगे और +0 × 1, सी की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 0 + 0 = 0, तो 0 आ रही है, लेकिन सी की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये नहीं सही है। तो नॉट ट्रू पूछा भी है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। इसमें कह रहा है अ नैरो वाइट लाइट बीम फेल्स टू कन्वर्ज एट ए पॉइंट आफ्टर गोइंग थ्रू अ कन्वर्जिंग लेंस, दिस डिफेक्ट इज नोन एज क्रोमेटिक एब्रिवेशन। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिजिक्स में जितने क्वेश्चन बन जाते हैं सबसे पहले उसको बनाया करिए, जो टफ क्वेश्चन है उसको लास्ट में अटेम्प्ट करा करिए। और साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ आपको, केमिस्ट्री के सारे जितने भी हम लोग लेक्चर्स क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन के वीडियो प्रोवाइड किए हुए हैं, सारे को अच्छे से देखिए, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट अपना लाभ उठा चुके हैं, तो आप भी एकदम तगड़े में लाभ उठाइए और स्कोरिंग बनाइए फिजिक्स और केमिस्ट्री को, इस पे लड़िए, आपका श्योर सिलेक्शन होगा। मैथ्स पे आपको कम से कम 20 क्वेश्चन करके आने हैं, उससे नीचे तो नहीं करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए और दबा के लाइक ठोकिए। थैंक यू।